डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी को ये पता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं और कृषि मंत्री ने भी 3 ऐसी सुविधाएं हैं जिनको शुरू करने का फैसला किया है। तो इनसे आपको किस तरह से सहायता मिल सकती है, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस सेगमेंट में। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 3 सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला एवं कई गणमान्य लोग शामिल हुए। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मेघ, उच्च कृषि शैक्षिक संस्थानों, प्रयातन प्रणाली पोर्टल और कृषि विश्वविद्यालय छात्र एल्यूमनाई नेटवर्क जैसी 3 सुविधाओं का उद्घाटन किया और इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमारे उच्च शिक्षा से संबंधित कृषि संस्थानों की मान्यता अब ऑनलाइन हो सकेगी और इसमें जितनी अपेक्षित पारदर्शिता की आवश्यकता है, पारदर्शिता भी आ सकेगी। और विशेष रूप से कृषि छात्रों का जो एलुमनाई नेटवर्क बनने जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि आईसीआर के इतिहास में एक बड़ा कदम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी संस्था और किसी भी परिवार, उसमें वैचारिक एकात्मता जरूरी है और पारिवारिक भावना जरूरी है। जब किसी भी परिवार में परिवार का भाव मजबूत रहता है, वह परिवार उत्तरोत्तर प्रगति करता है। और इसी प्रकार से किसी भी संस्था जो एक परिवार के रूप में समृद्ध रहती है, अगर उसमें भी परिवार का भाव रहता है तो निश्चित रूप से उस संस्था की भी निरंतर प्रगति होती रहती है। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कृषि का क्षेत्र देश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि मंत्री ने कहा कि 3 सुविधाओं के उद्घाटन करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पहला, कृषि मेघ, जो अपने घटकों की बढ़ती आईटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एवं मिशन महत्वपूर्ण अप्लायंसेस जैसी ई ऑफिस, ERP, शिक्षा पोर्टल, केवीके पोर्टल, मोबाइल ऐप, परिषद के विभिन्न संस्थान की वेबसाइट, शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली, पूर्व छात्र पोर्टल, UG,
पीजी स्तर के ई पाठ्यक्रम आदि के डेवलपमेंट के साथ एक मजबूत और गतिशील मंच प्रदान करने के लिए बनाया गया है। वहीं तीसरे का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय छात्र एलुमनाई नेटवर्क सोशल नेटवर्किंग के प्रचार पर आधारित केवीसी एलुनेट एलुमनाई नेटवर्क कृषि विश्वविद्यालयों के पूर्व छात्रों के लिए विकसित किया गया अपनी तरह का खास वेब पोर्टल है। केवीसी एलुनेट होम पेज विभिन्न विश्वविद्यालयों के पूर्व छात्रों के अध्यायों द्वारा आयोजित सेमिनार, वेबिनार, ऑनलाइन सम्मेलन, चित्र और व्याख्यान की घटनाओं के सभी अपडेट की जानकारी को संगठित करता है। इस पोर्टल से विश्वविद्यालय के छात्रों को केवीसी एलुनेट से रोजगार में वृद्धि और प्लेसमेंट में आसानी होगी, क्योंकि वे केवीसी एलुनेट के अन्य सदस्य द्वारा प्रकाशित कॉर्पोरेट्स की आंतरिक भर्तियां भी देख सकेंगे। कृषि मंत्री ने डिजिटल कृषि की सेवाओं को तैयार करने में परिषद की टीम के प्रत्येक सदस्य व इनके संरक्षकों को बहुत बहुत बधाई दी और कहा कि निश्चय ही यही सभी पोर्टल कृषि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया है कि राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को भारत में कृषि शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि कृषि छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके। ये कार्यक्रम 50:50 शेयर के आधार पर भारत सरकार और विश्व बैंक के माध्यम से नवंबर 2017 से नवंबर 2022 तक कार्यान्वित की जा रही है। कुल मिलाकर ये परियोजना सरकार की प्राथमिकताओं को पूरा करने, जैसे सिलेबस में कौशल विकास को शामिल करना, उच्च शिक्षा में सुधार, छात्राओं की शिक्षा और रोजगार को उचित महत्व देना एवं कृषि में आईसीटी का उपयोग आदि की दिशा में सकारात्मक योगदान दे रही है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने सेगमेंट के जरिए हम हर बार आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने आत्मनिर्भर होकर कृषि के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है और दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बने हैं। तो आइए आज आपको दिखाते हैं एक ऐसे ही पद्मश्री किसान की कहानी। भारत में खेती को अलग अलग महानायकों ने अपनी मेहनत से सींचा। कृषि के भविष्य को नई दिशा देने में इन महानायकों की फहरिस्त लंबी है। उसी फहरिस्त में एक नाम है मनमोहन अत्तावर का। जी हां, मनमोहन अत्तावर, जिन्होंने अपने उद्यम से खेती की दिशा ही बदल डाली। जैसे किसी मजबूत घर की बुनियाद उसकी गहरी और मजबूत नींव होती है, वैसे ही अच्छी और कमाऊ खेती की बुनियाद अच्छे बीज से होती है। ये बात आज हर दूसरे किसान के साथ साथ सामान्य इंसान के बड़े तबके को समझ में आती है। लेकिन जरा सोचिए, आज से 6 दशक पहले अगर कोई ऐसा सोच रहा था तो उसकी सोच कितनी मौलिक थी। खेती और किसानी के लिए अपने बूते नया रास्ता बताने वाले ऐसे ही महानायकों में शुमार हैं
पद्मश्री मनमोहन अत्तावर। 90 के दशक में कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के बड़े हिस्से को पारंपरिक खेती से बाहर लाने वाले जिन 2-4 नायकों को देश जानता है, उनमें मनमोहन अत्तावर का नाम भी शामिल है। मनमोहन अत्तावर ने खेती को प्रयोगशाला से ज्यादा खेत को विज्ञान से जोड़ा। सब्जियां, फल और फूल जैसी पैदावार से उन किसानों को जोड़ दिया जिनके लिए खेती का मतलब सिर्फ धान, ज्वार, बाजरा और दूसरे मोटे अनाज हुआ करते थे। हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान आज इस विषय को पढ़ने, पढ़ाने और समझने वालों की भारी तादाद है, लेकिन 60 के दशक में उद्यान विज्ञान बिल्कुल नया था। घर के अहाते में बाग बगीचे में फल और फूलों को उगाना ही हॉर्टिकल्चर की पहचान थी। लेकिन मनमोहन अत्तावर 60 के दशक में ही इस उद्यान विज्ञान के मैजिक को भांप गए थे। आज वही हॉर्टिकल्चर एक बड़े कृषि उद्योग की जरूरत बन चुका है। खेती की जुबान में किसान हॉर्टिकल्चर को एक ऐसी खेती समझ सकता है जिसमें खेती उद्यम बन जाती है। किसान सीधे विज्ञान, कला और व्यापार के साथ जुड़ जाता है। मतलब धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और बाकी अनाजों से इतर हॉर्टिकल्चर एक ऐसी खेती का विज्ञान है जिसमें फल, फूल, सब्जियों के साथ औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां हैं जो किसान को सीधे बड़े फायदे की तरफ ले जाती हैं। सामान्य खेती के मॉडल से जुड़ा हुआ यह अपनी तरह का नया मॉडल है। थोड़ी जमीन पर बड़े फायदे का यह मॉडल धुन थी कि कुछ अलग करना है। खेती को जीने की जरूरत से बहुत आगे ले जाना है। मनमोहन अत्तावर का जन्म कर्नाटक के कारकल में हुआ था। बचपन से ही बड़े बदलाव का सपना देखने वाले मनमोहन अत्तावर ने अपने ही गांव के किसानों को परंपरागत खेती के दुष्चक्र में जूझते देखा। कड़ी मेहनत के बाद किसान के हाथ जो आता वो इतना कम होता कि पेट और परिवार को चलाना भी मुश्किल हो जाता। ये बात मनमोहन अत्तावर को सालती और यहीं से शुरू हुआ मनमोहन अत्तावर के बदलाव का सफर। मनमोहन अत्तावर ने अपनी मास्टर डिग्री उद्यान विज्ञान में ही की है। अमेरिका से लौटने के बाद अत्तावर ने वो कर दिखाया जिसने कर्नाटक और दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में किसानों की किस्मत बदल दी। लेकिन अत्तावर का काम, उनका योगदान सिर्फ हॉर्टिकल्चर में नहीं बल्कि मनमोहन एक अच्छे प्लांट ब्रीडर के तौर पर भी जाने जाते हैं। अत्तावर ने किसानों की जरूरत को जमीन पर उतारा और बीज में बड़े बदलाव के लिए रिसर्च करने लगे। ऐसा बदलाव जिसमें बीज और पौधों को ये ताकत दे कि वो विपरीत हालात में भी अच्छी पैदावार दे सकें। उस वक्त अमेरिका में कॉलबॉल नाम के कृषि वैज्ञानिक बीज को लेकर रिसर्च कर रहे थे। अत्तावर भी उनकी टीम में शामिल हो गए। आज उन्नत बीज की ऐसी किस्में बाजार में मौजूद हैं जो पैदावार में 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। लेकिन तब इस हालात तक पहुंचने और पहुंचाने के लिए मनमोहन अत्तावर जैसे नायकों ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। मनमोहन अत्तावर ने बेंगलोर में अपने सपनों का ग्रीन हाउस बनाया। ऐसा ग्रीन हाउस जिसमें न सिर्फ उन्नत बीजों पर लंबी रिसर्च के साथ पैदावार शुरू की गई, बल्कि अलग अलग किस्म के पौधों की खोज के साथ एक अलग तरह की खेती को खेतों तक लाने की तैयारी भी शुरू हुई। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। एक छोटे से ग्रीन हाउस से शुरू हुई बीज क्रांति रंग लाने लगी। देखते ही देखते टमाटर, कैप्सिकम, बंद गोभी के अलावा कई अनाजों के भी उन्नत हाइब्रिड बीज तैयार होने लगे और इसे कर्नाटक के बड़े हिस्से में ट्रायल के लिए किसानों के पास पहुंचाया जाने लगा। नतीजा चौंकाने वाला था। देखते देखते धान बाजरा उगाने वाले किसानों ने अपने खेतों पर टमाटर की पैदावार शुरू कर दी। किसानों के खेत लहलहाने लगे। घाटे की खेती फायदे के सौदे में बदल गई। मनमोहन अत्तावर के काम को न सिर्फ किसानों से बल्कि सरकार से भी सराहना मिली। 1998 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा भी मनमोहन अत्तावर को कई सम्मान मिले, जिसमें डॉक्टर M.H. मरीगौड़ा नेशनल अवार्ड, एपीडा अवार्ड, गोल्डन जुबली इंटरनेशनल अवार्ड, ISF अवार्ड, राज्योत्सव प्रशस्ति अवार्ड शामिल है। अपने करियर के दौरान मनमोहन अत्तावर कई सरकारी और गैर सरकारी पदों पर विराजमान रहे।
डॉक्टर अत्तावर की आंखों में आज भी सपने पलते हैं। सपने देश के लिए, सपने देश के किसानों के लिए, उनकी प्रगति और खुशहाली के लिए। सपने तो हर कोई देख सकता है, लेकिन पूरा वो कर पाता है जो इसकी कीमत चुकाता है। और मनमोहन अत्तावर ने इन सपनों को कीमत चुकाकर पूरा किया है। इसीलिए कामयाबी की इस कहानी में इनकी महानायकी छिपी है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में कुछ दिलचस्प जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। डेयरी किसान अक्सर अधिक मात्रा में दूध को प्राप्त करने के लिए बेहतरीन किस्म की नस्ल वाली गाय या भैंस का चुनाव करते हैं। गाय और भैंस को सभी किसान अच्छा चारा भी खिलाते हैं। इसके बावजूद भी कुछ पशु कम दूध देते हैं। इसका मुख्य कारण पशुओं की परेशानी किसान द्वारा नहीं समझ पाना है। कई छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो डेयरी पशुओं की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। जब गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो लंबे सफर के कारण गाय थक जाती है और उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। साथ ही थनैला संक्रमण के कारण भी दूध के उत्पादन में कमी आती है। इसके अलावा भी कई कारण हैं गाय द्वारा दूध कम देने के। पशुओं के दूध कम देने के कारण विषैले पौधे या खरपतवार खाने से गायों की शुष्क पदार्थ ग्राह्यता कम हो जाती है, जिससे दूध में कमी आती है। गाय के आहार में गैर प्रोटीन नाइट्रोजन अथवा यूरिया की अत्यधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में वसा, स्टार्च आदि खिलाने से रुमेन की क्रियाशीलता एवं उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। गायों का पूरा दूध न निकाला जाए तो इनके दुग्धकाल की अवधि कम हो सकती है। मशीन द्वारा दूध निकालते समय पहले गायों को 2 मिनट तक तैयार करना चाहिए, अन्यथा दूध उत्पादन में कमी हो सकती है। दूध निकालने से काफी समय पहले ही दुहने की तैयारी की जाए तो ये भी हानिकारक हो सकता है। अतः मशीन मिल्किंग करते समय क्लस्टर को सही समय पर ही थनों पर लगाना चाहिए। गाय तथा भैंस में दूध निकालने हेतु मशीन मिल्किंग की सेटिंग अलग अलग होती है। जिन भैंसों को मशीन मिल्किंग की आदत ना हो उनका दूध हाथ से ही दोहना चाहिए। कुछ ग्वालों के दूध दोहने का ढंग सही नहीं होता, जिससे पशुओं को दूध निकलवाते समय असहनीय पीड़ा होती है तथा दूध भी कम मिलता है। पशुओं को आहार देने का तरीका। पशुओं को उनके दैनिक भार के 2.5% से अधिक दाना नहीं खिलाना चाहिए। एक औसत दुधारू गाय को उसके आहार का 50% शुष्क पदार्थ से अधिक दाना नहीं देना चाहिए। अत्यधिक दूध देने वाली गायों में अक्सर विटामिन B12 की अल्पता हो जाती है, जिसे 1 सप्ताह तक इसके दैनिक इंजेक्शन द्वारा सामान्य स्तर पर लाया जा सकता है। पूर्णतः मिश्रित आहार खाने वाली गायों के आहार की जांच समय समय पर करवाएं, ताकि इन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं फाइबर मिल सके। गायों में संक्रामक रोगों के कारण भी दुग्ध उत्पादन कम होता है। ऐसी गायों को बुखार आता है तथा दैहिक तापमान का स्तर
लगभग 39.50 सेल्सियस से अधिक हो जाता है। गायों को अचानक डायरिया होने से भी दूध कम हो जाता है। इन्हें पीने के लिए पर्याप्त जल की आपूर्ति न होने से गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता बनाए रखने हेतु दुग्ध काल के अंतिम दिनों में पूर्णतया मिश्रित आहार के साथ सामान्य से लगभग 10% अधिक दाना खिलाया जा सकता है। अत्यधिक मोटापे वाली अर्थात उच्च दैहिक अवस्था सूचकांक वाली गायों में वसा का भंडार जमा होने से दुग्ध उत्पादन में कमी आती है। आमतौर पर ऐसा दुग्ध काल के मध्य एवं अंतिम दिनों में ही होता है। इन दिनों गायों को ऊर्जा एवं प्रोटीन में संतुलन बनाते हुए ही आहार खिलाना चाहिए ताकि इन्हें अत्यधिक मोटापे से बचाया जा सके। गायों को संपूर्ण दुग्ध काल में संतुलित आहार खिलाना आवश्यक है ताकि दूध की पैदावार सामान्य स्तर पर बनी रहे। पशुओं की आहार आवश्यकताएं उनकी दैहिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। जब पशु शुष्क काल में होता है तो इसकी आहार आवश्यकताएं कम होती हैं तथा गर्भावस्था के अंतिम चरण में ऊर्जा की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है। पशुओं का रखें विशेष ध्यान। पशुओं को घर में रखना मजबूरी है तो इन्हें यथासंभव आराम देना भी बहुत जरूरी है। पशुओं को बैठने और लेटने हेतु पर्याप्त जगह तो मिलनी ही चाहिए। कम स्थान पर अधिक पशु रखे जाएंगे तो उनमें संघर्ष होना तय है। पशुओं के आपस में लड़ने से उन्हें चोट लग सकती है तथा ये तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। पशुओं के बैठने और आराम करने की जगह साफ सुथरी एवं सूखी होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें चर्म रोग हो सकता है। एक गाय दिन में लगभग 12 घंटे आराम से बैठना पसंद करती है, इसीलिए बैठते या उठते समय गाय को कोई कष्ट ना हो। आजकल अधिकतर डेयरियों में पक्के फर्श बनाए जाते हैं जिस पर बैठने पर गाय को तकलीफ महसूस होती है। कुछ गायों में आनुवंशिक कारणों से भी दुग्ध उत्पादन में कमी आ सकती है। ऐसी अवस्था में बेहतर आनुवंशिक गुणों वाली चयनित गायों को ही डेयरी में स्थान देना चाहिए ताकि किसानों को अधिकाधिक दूध उत्पादन मिल सके। अतः हमें अपनी गायों एवं अन्य दुधारू पशुओं की जरूरतों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। एक बात सदैव याद रखें कि स्वस्थ एवं प्रसन्न गायों से मिलने वाले दूध की मात्रा एवं गुणवत्ता तनावग्रस्त गायों के दूध से कहीं अधिक अच्छी होती है। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।